कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा 10वीं की जो 26 मार्च 2025 को गणित विषय की परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा की अच्छे से तैयारी करवाने के उद्देश्य से अब तक हमने 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं। पहले वीडियो में हमने एबे सैदे वाले जो प्रश्न थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरी बुक में से, उनको देखा था। दूसरे वीडियो में हमने जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सभी प्रश्नों को कर लिया था। और अब ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न संख्या 3 अति लघुत्रात्मक प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप 12 अंकों के जो प्रश्न आने वाले हैं अति लघुत्रात्मक प्रकार के, उन 12 अंकों की अच्छे से तैयारी कर पाओगे। एक एक प्रश्न मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप पूरे वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 12 अंक आराम से हासिल हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। आपकी बुक में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अध्याय वाइज, उनको हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, जो कि आपको पता है 3 नंबर जो प्रश्न आता है उसमें कुल 12 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न के अंक भार, यहाँ मैंने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के अंक भार कितने होंगे? 1 अंक का होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल अंक भार इसके 12 होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्नावली में से ये प्रश्न आएंगे। तो अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल वाला है उसमें से एक प्रश्न आएगा। अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से 4 प्रश्न आएंगे एक एक अंक वाले अति लघुत्रात्मक प्रकार के। अध्याय संख्या 13 सांख्यिकी, इसमें से भी 4 प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे एक एक अंक वाले। और 14वां अध्याय प्रायिकता, इसमें से भी 3 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे एक एक अंक वाले अति लघुत्रात्मक प्रकार के। तो कुल मिलाकर अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4 ही अध्याय ऐसे हैं आपकी बुक में से, अध्याय 11, 12, 13 और 14, इनमें से ही प्रश्न आने हैं। अति लघुत्रात्मक प्रकार का जो तीसरा प्रश्न है ना, वो इन 4 अध्यायों में से ही आएगा। जो सभी 12 प्रश्न है वो इनमें से ही प्रश्न बनेगा। तो आप एक एक करके सभी अध्यायों से संबंधित यह वीडियो पूरा देखिएगा। हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। पहला हमारा जो अध्याय है वो है अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें से एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा और वो एक प्रश्न की तैयारी करनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो, परिधि और क्षेत्रफल, यहाँ एक वर्ड रह गया लिखना, परिधि, परिधि के साथ में व क्षेत्रफल, परिधि व क्षेत्रफल। यदि किसी वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, देखो, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो दोनों के बीच में बराबर का निशान लगा दो। परिधि का फार्मूला एक तरफ लिख दो, क्षेत्रफल का फार्मूला दूसरी तरफ लिख दो। 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल। आर यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर आर की पावर 2 है तो एक आर बच जाएगा। यहाँ पर तो बच गया 2 और यहाँ से बच गया आर। 2 बराबर आर, यानी आर का मान कितना आया? 2 मात्रक। 2 मात्रक आ गया। 2 वो मात्रक सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मात्रक में। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या तो है 21 सेंटीमीटर, कोण का मान है 60 डिग्री, हमें संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आर का मान हमने नोट कर लिया 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान लिख लिया 60 डिग्री। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का फार्मूला लगाना है हमने। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। जब हम इसमें मान रखकर इसे सोल्व करेंगे तो आखिरी में हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 1155 वर्ग सेमी। अब ये कैलकुलेशन है, ये आपको खुद करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर दोबारा करनी नहीं सिखाऊंगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आप अभ्यास कर लीजिएगा। अगला सवाल है, इसमें आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखिए। आर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसका चतुर्थांश यानी चौथे हिस्से का 1/4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। चौथा हिस्सा यानी 1/4, 1/4 हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल।
1/4 पाई आर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के 1/4 का परिमाप ज्ञात कीजिए। 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके चतुर्थांश का परिमाप बताना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप देखो, अगर यहां से स्टार्ट करें, ये वाला पार्ट वृत्त की त्रिज्या के बराबर है r, और यहां से इधर आएंगे तो ये भी r, r प्लस r, 2 बार r आ गया। और ये वाला जो भाग है यानी परिधि का चौथा भाग है, ये यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है वो परिधि, पूरी परिधि का ये चौथा हिस्सा है। तो 1/4 परिधि, 2 + 2 + 1/4 गुना 2 पाई आर। 2 पाई आर का 2 है, 4 को काट देगा, बटा में 2 आएगा। उस 2 से फिर आर का मान भी हम इसमें अगर रखें तो आर का मान 2 होगा, 2 से वो 2 भी कट देगा। तो क्या बच गया इधर, 2 + 2 4, और प्लस में यहाँ पर पाई बचा है केवल, 4 + पाई, 4 + पाई सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। 2 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप हो जाएगा 4 + पाई। ठीक है। अब आगे है सवाल नंबर 5वां। 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर क्या कर रही है, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, थीटा का मान दे रखा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने के बाद उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद उसे हल करेंगे, हल करने के बाद हमें आखिरी में आंसर मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप थोड़ा देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखिए। यानी फार्मूला लिखना है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इजी सा क्वेश्चन था। आगे है 7वां क्वेश्चन। आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखिए। तो वृत्तखंड का फार्मूला लिखना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360 डिग्री माइनस ये है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न बनता है। इसमें आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई लिखिए। चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप क्या होता है, परिधि का एक अंश होता है, परिधि का एक भाग होता है। तो परिधि का फॉर्मूला लिखो पहले तो 2 पाई आर गुना में थीटा, जितना कोण बन रहा है चाप के द्वारा, थीटा बटा टोटल 360 डिग्री होता है, इसलिए 360 डिग्री को बटा में लिखो। तो थीटा बटा 360 डिग्री, 2 से 360 डिग्री कटेगा, यहाँ 180 आ जाएगा, पाई आर गुना थीटा बटा 180। तो दोनों ही आंसर हैं इसके, चाहे तो आप ये वाला आंसर लिख दीजिए या फिर आप ये आंसर लिख दीजिए, दोनों आंसर सही है। ओके। नेक्स्ट इसके बाद अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस अध्याय में से कुल 4 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 4 प्रश्न आने हैं इस अध्याय में से, तो चारों ही प्रश्न छोटे छोटे ही होंगे, ज़्यादा मुश्किल तो होंगे नहीं। फिर भी हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एक एक अंक वाले सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक खोखले बेलन की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या क्रमशः आर और कैपिटल आर मात्रक है व ऊंचाई एच मात्रक है, इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। आयतन पूछा है और बेलन है खोखला, अंदर की त्रिज्या अलग है, बाहर की त्रिज्या अलग है। तो इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो उसमें क्या करना होता है, धातु का जो आयतन निकालना है जो बेलन में लगी हुई है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बाहरी आयतन जो यानी कि पूरा अगर आयतन ले लें हम, पूरी त्रिज्या बड़ी वाली त्रिज्या के साथ, उस आयतन में से छोटे वाली त्रिज्या का आयतन को घटा देना है, माइनस कर देना है। तो पहले हम लिखेंगे बड़ी वाली त्रिज्या के लिए पाई आर स्क्वायर एच, बेलन है वो भी, तो पाई आर स्क्वायर एच, फिर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इसमें से पाई भी कॉमन आ रहा है, एच भी कॉमन आ रहा है, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो फार्मूला बन जाएगा पाई इंटू में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है। इसमें से एक घन का कुल सतही क्षेत्रफल 726 वर्ग सेमी है, इसके किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। घन का कुल सतही क्षेत्रफल 726 वर्ग सेमी है, हमें भुजा निकालनी है। तो घन का सतही क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देना है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर में 726, 6 चला जाएगा इधर बटा में, तो 121 आ जाएगा भुजा स्क्वायर का मान।
अब 121 होता है 11 का वर्ग, 11 का स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, भुजा आ जाएगी 11 सेमी। घन के किनारे की लंबाई हमारी आ जाएगी भुजा के बराबर होगी, 11 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर तीसरा, एक शंकु के वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है। वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है। यदि इसकी ऊंचाई 8 सेमी है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दे दी, आयतन हमने ज्ञात करना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है। शंकु के वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर में 60, ऊंचाई 8 है, त्रिज्या बताया, इसका हमने आयतन बताना है। तो देखो फार्मूला होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वाला फार्मूला हमने लगाना है शंकु के आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर ये रहा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी जगह पर हम वो मान यूज़ करेंगे, और एच का मान भी हमें पता है। सारे मान हम जब इसमें यूज़ करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह, पाई आर स्क्वायर की जगह 60 लिख दिया और गुणा में एच की जगह 8 लिख दिया। सोल्व करेंगे तो ये 160 घन सेमी इसका आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट है हमारे पास अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। ये भी अच्छा प्रश्न है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या हमें दे दी है 7 सेंटीमीटर, तो हमें फार्मूला लगा के मान ही तो रखना है ना। तो फार्मूला लगाइए पहले तो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और उसमें आर की जगह पर 7 रख दीजिए, पाई की जगह 22/7 रख दीजिए। सोल्व कर लोगे 616 वर्ग सेमी इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1350 वर्ग सेमी है। 1350 वर्ग सेमी है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर में 1350, 6 चला जाएगा बटा में 1350 के, 225 आएगा, भुजा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225 होता है 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, भुजा का मान आ गया 15। अब भुजा तो निकाल ली, लेकिन हमें आयतन बताना है किसका, घन का। घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, तो भुजा तो 15 सेमी है, तो 15 की पावर 3, 15 का 3 बार गुणा कर दो, गुणा करके आंसर निकालोगे तो 3375 आ जाएगा, 3375। फिर इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 6, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 484 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 484 वर्ग सेमी। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला एक तरफ लगाओ, हमें इसमें ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो एच का मान हमें पता है, आर का मान ज्ञात करना है। बाकी सारे मान लिखोगे, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर हमें नहीं दिया हुआ, एच हमें 11 दिया हुआ है, बराबर में 484। आर का मान निकालोगे तो बाकी सारे मान इधर चले जाएंगे, 7 चला जाएगा गुणा में, 2, 22 और 11 ये चले जाएंगे बटा में। सोल्व करने के बाद हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर बराबर 7 सेमी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 660 वर्ग सेमी। यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेमी हो तो बेलन का आयतन बताइए कितना होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 है, इसका फार्मूला लगा दिया, ऊंचाई हमें पता है, आर का मान निकालना है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था बिल्कुल उसी तरह से आर का मान हमने निकाल लिया। अब आर निकालने के बाद बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र लगा दीजिए, बेलन का आयतन ही पूछा है, आयतन का फार्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, इसमें मान रखा, कैलकुलेशन करने के बाद में 2310 इसका आंसर आ गया घन सेमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 38,808 घन सेमी है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है, उसका आयतन हमें पता है, तो गोले का आयतन दे रखा है, गोले के आयतन का फार्मूला लगा दो, 4/3 पाई आर क्यूब, और बराबर में 38,808 लिख दिया, मान रख के इसको पक्षांतरण करेंगे तो वहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी 21 सेंटीमीटर। आर का मान जब मिल गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें मान रख दो, हल करोगे तो 5544 वर्ग सेमी इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से आते होंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 सेमी, 2 सेमी और 1 सेमी है। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। तो लंबाई हमें 9 दे रखी है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। अब हमें इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है, तो आप देखो
फार्मूला पहले 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे 22 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगला प्रश्न है 10वां। एक बेलन का आयतन 1650 घन सेमी है। बेलन का आयतन है इतना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो बेलन का आयतन तो दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660। इन दोनों में वैसे कुछ हमारे पास मिलेगा नहीं, हम क्या करेंगे आर, देखो यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, इसमें इसका भाग दे दें समीकरण 1 में समीकरण 2 का, बाकी सारे मान कट जाएंगे, आर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा पाई आर स्क्वायर एच बटा में 2 पाई आर एच, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल हो गया, आर 2 थे उसमें से एक आर कैंसिल हो गया, ऊपर आर बच गया बटा में 2 बच गया, आर बटा 2, और इधर 1650 के बटा में 660, जीरो से जीरो कटी, 165 बटा 66, 165 बटा 66 को जब सोल्व करोगे इस 2 को इधर लाओगे तो 5 आंसर आ जाएगा आखिर में आर का। ठीक है, आर की वैल्यू यानी त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर आ गया। आगे है इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी, मान लीजिए कि पहला गोला है उसकी त्रिज्या R1 है, x हो गया, त्रिज्या दोगुनी करने पर नई त्रिज्या क्या आ जाएगी R2, x का डबल 2x। ठीक है, अब इनके आयतनों का अनुपात, पहले गोले की त्रिज्या R1 मानी हुई है तो 4/3 पाई R1 क्यूब, अनुपात में दूसरे गोले की त्रिज्या R2 मानी हुई है तो 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई हो गया कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ बच गया R1 क्यूब, यहाँ बच गया R2 क्यूब। अब इसमें मान रख दो और आंसर निकाल लो। R1 का मान हमने x माना हुआ है तो x इंटू एक्स 3 बार, और R2 2x माना हुआ है तो 2x इंटू 2x इंटू 2x, यहाँ 3 बार x है तो आगे तीनों बार x कट जाएंगे, यहाँ बच गया 1 और इधर बच गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1:8। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या व एच ऊंचाई वाले एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिखिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बतानी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है h² प्लस r² पूरे का वर्गमूल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला पूछा गया था। नेक्स्ट इसके बाद 13वां सवाल, एक आर त्रिज्या वाले एक शंकु को समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित किया गया है। समान त्रिज्या होनी चाहिए उतनी ही उसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है, इस प्रकार बने तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। यदि शंकु की त्रिज्या h हो, शंकु की त्रिज्या h हो, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ठोस बना है वो किससे बना है, शंकु और अर्धगोले को मिलाकर बना है, इन दोनों के क्षेत्र आयतनों को हमने जोड़ना है, आयतन डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, फॉर्मूले वाले मान है वो कॉमन आ जाएंगे, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक तो बच गया एच और प्लस में यहाँ से 2/3 का 2 बच गया और पाई चला ही गया, आर 3 थे यहाँ पर उसमें से 2 चले गए इधर कॉमन में तो आर बच गया अकेला, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h प्लस 2r, ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट है इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी है व तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है, शंकु की ऊंचाई बताइए। शंकु के आधार की त्रिज्या पता है, तिर्यक ऊंचाई पता है, हमें निकालना है उसकी ऊंचाई। तो r का मान हमें पता है, l का मान पता है, तो इन तीनों में संबंध होता है r में, l में और h में। तो ये मैंने फार्मूला वैसे आपको याद करवाया हुआ है, लहर का फार्मूला कह सकते हैं इसे, लहर, लहर, तो है और र एक तरफ रहेंगे, ल एक तरफ रहेगा, लहर। ठीक है, अब इसके ऊपर तीनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो, l का मान हमें पता है 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दो, h का हमें मान नहीं पता छोड़ दो, और 5 की पावर 2 हो जाएगा, r का मान है, r की जगह पर 5 आएगा तो पावर 2 इसके भी लगी हुई है, तो ये बन जाएगा 13 तेरी 169 और 5 का स्क्वायर 25, 169 में से ये 25 इधर आके माइनस हो जाएंगे, एच स्क्वायर बराबर आ गया 169 माइनस 25 144, तो एच स्क्वायर बराबर 144 है तो एच बराबर हो गया वर्गमूल 144, तो इसके बाद एच का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दिए होने पर हमने फार्मूला लगाया था, ये फार्मूला आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी सहायता से ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 15वां प्रश्न है, एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी है,
यदि इसकी त्रिज्या 8 सेमी है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में लिखना है। तो पहले हम बेलन का आयतन लिखेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ हमें उसके आयतन की वैल्यू लिखनी होगी। 448 पाई और 448 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तलाशी ले। इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे इसको, पाई से तो हो गया पाई कैंसिल, और बच गया क्या यहाँ पर, आर का मान है 8, तो 8 इंटू 8 इंटू में एच बराबर में 448। सोल्व करेंगे तो एच का मान आ जाएगा 448 बटा 8 इंटू 8। सोल्व कर लेंगे इसे, 8 के टेबल से काटेंगे 2 बार, एच का मान आ जाएगा 7। अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है पाई के पदों में। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर। मान रख देंगे इसमें आर का और एच का, सोल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू हमने नहीं छेड़नी, पाई को पाई ही पड़ा रहने दो, क्योंकि प्रश्न में यही लिखा हुआ है कि पाई का मान, पाई के पदों में इसको लिखना है। सोल्व करने पे हमें 240 पाई वर्ग सेमी इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 13 सांख्यिकी। सांख्यिकी पर आधारित कुल 4 प्रश्न इस अति लघुतरात्मक प्रकार के आएंगे। 4 प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रकार के आना मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये अध्याय हमारे लिए। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एबैसिड और अति रिक्त स्थानों के अलावा। पहला प्रश्न इसमें बनता है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनका माध्य ज्ञात करना है। व्यक्तिगत आंकड़े हैं तो इन आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या लिखनी होती है। सभी का योग हो गया 32, 32 में 8 का भाग दे दिया, 4 आ गया, 4 उत्तर आ गया इसका, ठीक है। इसके अलावा इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, इनमें से एक संख्या हटा देने पर औसत 16 हो जाता है, हटाई गई संख्या बताइए। तो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो आपको पता ही है 18 औसत है तो पांचों संख्याओं का योग हो जाएगा 18 पंजे 90। अब एक संख्या हटा दी तो बची हुई संख्याएं 4 रहेगी, 4 संख्याओं का औसत है 16, चारों संख्याओं का योग हो जाएगा 16 चौके 64। 4 संख्याओं का औसत 16 है तो चारों संख्याओं का योग हो गया 64। अब हटाई गई संख्या क्या होगी, पहले 5 संख्याएं थी तो उनका योग 90 आ रहा था, हटाने के बाद में 4 संख्याएं रह गई, उनका योग 64 आ रहा है। यानी जो हटाई गई संख्या वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगी, 90 माइनस 64 बराबर 26। 26 इसका उत्तर आ जाएगा। देखो एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या नई जुड़ गई, औसत उसका कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए वो मैटर नहीं करता। एक संख्या नई जुड़ने पर अब हमारा जो औसत है ना वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि योग पता कर लो, 5 संख्याओं का योग कितना है, 6 संख्याओं का योग कितना है। तो योग निकलने के बाद फिर हम दोनों का घटाव कर देते होते हैं, तो जो नई जोड़ी गई संख्या है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। जोड़ी गई या हटाई गई संख्या पूछी जा सकती है। अगला सवाल है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, तो इनका माध्य क्या होगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटा में टोटल संख्याएं 5 है, तो जोड़ आ गया इनका 10, 10 बटा 5, 2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। 3 7 5 6 6 3 4 5 6 6 5, इनका हमने माध्यक ज्ञात करना है। तो दिए गए आंकड़ों को माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में हम नोट करते हैं। तो आरोही क्रम में लिखते हैं ज़्यादातर, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटी संख्या पहले लिखी 3, 2 बार है 3 आया हुआ तो 3,3, फिर एक बार 4 आया हुआ है 3 से बड़ा, फिर 5 आया हुआ है 3 बार, 6 आया हुआ है 4 बार, और आखिर में 7। सभी संख्याओं को काउंट करा, आंकड़ों की संख्या देखी हमने, n का मान 11 आ गया। एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या में अगर आ जाता है तो माध्यक का फार्मूला छोटा सा ही होता है, n प्लस 1 बटा 2वां पद, n यानी विषम संख्या होने पर, 11 प्लस 1 12, 12 बटा 2 यानी 6वां पद उत्तर आ जाएगा। 6वां पद इनमें से काउंट करके लिखेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये वाला पद है हमारा आंसर, छठा पद 5, 5 इसका उत्तर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास अगला प्रश्न, आंकड़ों 8, 6, 12, 4, 0, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 1 का परिसर लिखिए। इन आंकड़ों का क्या बताना है, परिसर। और परिसर क्या होता है, रेंज। रेंज यानी कि सबसे बड़ा मान और सबसे छोटे मान के बीच का अंतर। उच्चतम मान में से निम्नतम मान को घटाना होता है। उच्चतम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 20 है,
सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो 20 में से 0 घटा दीजिए, आपका परिसर इस क्वेश्चन का काउंट हो जाएगा, 20 उत्तर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 13 संख्याओं का माध्य 22 है। 13 संख्याओं का माध्य 22 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नया माध्य ज्ञात कीजिए। 13 संख्याओं का माध्य 22 दिया हुआ है। प्रत्येक संख्या में क्योंकि 5 को जोड़ा जाता है, तो सीधी सी बात है कि 5-5 जोड़ेंगे तो माध्य में भी 5 का अंतर आ जाएगा। प्रत्येक संख्या में बराबर मान जोड़ने पर और बराबर मान घटाने पर माध्य की जो वैल्यू है ना, वो उतनी, जितना अगर जोड़ा है तो बढ़ जाएगी, घटाया है तो घट जाएगी। नया माध्य क्या हो जाएगा, पहले 22 था, अब 5 हमने प्रत्येक संख्या में जोड़ा है, तो नया माध्य 5 प्लस होकर 27 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन इसमें आता है, यदि आंकड़े दे रखे हैं ये वाले 1, 4, 3, 5, x, 7, 8, 3, 4 का माध्य 4 हो तो x का मान बताइए। तो इनका माध्य 4 दिया हुआ है। माध्य का सूत्र आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर में 4। इन सभी आंकड़ों का योग करेंगे, x को छोड़कर, इस x को छोड़कर बाकी सारे मान जोड़ दीजिए, 35 आएगा। प्लस में इस x को लिख दीजिए और बटा में 9। 35 प्लस एक्स बटा में 9 बराबर 4। 9 का तिरछा गुणा करेंगे 4 के साथ 36, तो 35 प्लस एक्स बराबर 36, तो x की वैल्यू निकालनी है। 35 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, 36 में से 35 माइनस हो गया, x बराबर आ गया 1। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दी गई बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेबल बनी हुई है, हमें इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक बताने के लिए सर्वाधिक बारंबारता देख लो सीधा डायरेक्ट ही। सबसे बड़ी बारंबारता 5 है। 5 को आंसर मत लिख देना, 5 के जस्ट ऊपर कौन सा मान है, यानी इसके संगत चर x की वैल्यू कितनी है, 8 है। संगत चर x की वैल्यू 8 है, तो अतः बहुलक बराबर आ गया 8। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आंकड़े दे रखे हैं 11, 8, 20, 12, 16, 20, 30, 25 का माध्यक ज्ञात कीजिए। इनका भी माध्यक ज्ञात करना है, तो आंकड़ों को हम व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में हमने आंकड़ों को लिख लिया, आंकड़ों की संख्या टोटल काउंट करेंगे तो 8 प्राप्त हुई हमें। 8 आंकड़े हैं, सम संख्या है, इसलिए इनका जो माध्य का फार्मूला है वो अलग होगा। अगर ये सम आता है तो माध्य बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटा में 2। ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 8/2वां पद और 8/2 प्लस 1वां पद। 8/2 यानी 4, चौथा पद प्लस 8/2 4, 4 प्लस 1 5, पाँचवां पद। चौथा पद और पाँचवां पद दोनों जुड़कर 2 से भाग होंगे। चौथा पद 16 लिखा हुआ है और पाँचवां पद 20 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे 16 और 20 दोनों का कर दिया जोड़ 36, 36 में 2 का भाग दिया 18। 18 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, वर्ग अंतराल 10 से 15 का वर्ग माप और वर्ग चिन्ह लिखिए। वर्ग माप भी बतानी है, वर्ग चिन्ह भी बताना है। तो वर्ग माप तो होता है, घटाव कर दीजिए उच्च सीमा और निम्न सीमा का। उच्च सीमा 15 है, उसमें से निम्न सीमा 10 को घटा दीजिए, 15 माइनस 10 5 आ गया। और वर्ग चिन्ह जिसे हम मध्यमान भी कहते हैं, ऊपरी सीमा यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 15 प्लस 10 बराबर 25, 25/2 12.5। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। आगे 11वां सवाल जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। आसान सा ये क्वेश्चन था, आंकड़ों का माध्य बताना है। आंकड़े दे रखे हैं टेबल के रूप में हमें 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे बारंबारता दे रखी है 3, 2, 7, 4, 4। अब हमें इसका निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि सारणी टेबल वाली है। तो चर के मान एक तरफ लिख लिए, बारंबारता एक तरफ लिख लिए। चर और बारंबारता दोनों का हम गुणा करेंगे, f का गुणा x के साथ। तो गुणा करने के बाद में ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें सिग्मा f और सिग्मा fx दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। सिग्मा fx तो है 64 और बटा में है 20। 64 और 20 दोनों 2 के पाड़े से कटेंगे। 64 का आधा किया 32, 20 का आधा किया 10। अब इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, 0 1 है तो 1 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, 3.2 आ जाएगा इसका उत्तर। दिए गए आंकड़ों का माध्य हो गया 3.2 मात्रक। नेक्स्ट है इसके बाद 12वां सवाल, आंकड़े दे रखे हैं 2, 4, 6, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 का माध्य और माध्यक बताइए। तो माध्य तो होता है कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, सबका योग बटा में 10, क्योंकि 10 आंकड़े हैं, 28/10 बराबर 2.5। और दूसरा इसमें पूछा है कि माध्यक ज्ञात करना है। तो आंकड़ों को करना है पहले व्यवस्थित, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे,
तो आंकड़े हैं 0 1 2 2 2, 3 बार 2 आ गया इसके अंदर, फिर 3 3 4 5 6, कुल आंकड़े 10 हैं, विषम संख्या है। तो 10 का आधा किया 5, पाँचवां पद और 5 के आगे जस्ट छठा पद, पाँचवां पद और छठा पद दोनों का जोड़ बटा 2, तो 2 + 3, पाँचवां और छठा पद इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पाँचवां पद तो है ये, छठा पद ये है, तो 2 + 3 5, 5 बटा 2 2.5। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट इसके बाद है 13वां सवाल, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक होता है L + n/2 - CF/F × H। इसमें L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, CF होता है माध्यक वर्ग से ऊपरी वर्ग की संचयी बारंबारता, ऊपरी वर्ग देखना है उससे, ठीक है। F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H होता है माध्यक वर्ग का वर्ग माप। ये सारे मान आपको इसमें लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो आप केवल फार्मूला लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि आंकड़े दे रखे हैं 3 2 9 7 x और x + 2 3 5 7 4 का माध्य 5 हो तो x का मान बताना है। देखो बच्चों, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब प्रश्न में हमें माध्य पहले से पता है, तो माध्य की जगह 5 लिख दीजिए। इन सभी आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या लिखेंगे। सबका योग होता है 42 + x 2 बार आया हुआ, तो 42 + 2x, 50 बराबर आ गया 42 + 2x, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 50 - 42। 50 में से 42 घटाएंगे 8, तो 2x की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू 8/2, तो x का मान आ गया 4। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध लिखिए। इनमें संबंध बताना है कि आपस में इनमें क्या संबंध हो सकता है। तो याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 × माध्यक -2 माध्य, बहुलक बराबर 3 × माध्यक -2 माध्य। ठीक है, अब बहुलक का फार्मूला ये होता है कि 3 × माध्यक, माध्यक का 3 गुना और उसमें से माध्य का 2 गुना घटाओगे तो बहुलक आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी में से आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। 4 अंकों के यहाँ से प्रश्न बनने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका हमारा अध्याय संख्या 14 है प्रायिकता, उसको देख लेते हैं। उसमें से कुल 3 प्रश्न आपको अति लघुतरात्मक प्रकार के परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो इन 3 प्रश्नों की तैयारी भी हम करते हैं। सबसे पहले हम इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि तीनों बार समान परिणाम प्राप्त होंगे। सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 3 बार, तो कुल परिणाम कितने होंगे, 2 × 2 × 2, 3 का 2 बार गुणा करोगे 8। ये 8 परिणाम भी मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिए हैं। कैसे होते हैं ये परिणाम आपको बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक वीडियो में आप जरूर देखना ये कि परिणाम कैसे लिखे जाते हैं। तीनों बार समान परिणाम आने के अनुकूल परिणाम, इन सभी स्थितियों में एक ये और एक ये, दो ही ऐसी स्थितियां कि परिणाम समान है, तो 2 स्थितियां समान हैं, अनुकूल परिणाम 2 हुए। अभिष्ट प्रायिकता फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, 2/8 कटने के बाद आगे 1/4 में बदल गया। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या बतानी है। सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम 8, एकांतरतः चित्त या पट के अनुकूल परिणाम। एकांतरतः चित्त या पट यानी बीच में कोई और मान होना चाहिए, साइडों में कोई और होना चाहिए। देखो H दोनों साइडों में है और बीच में T है, दोनों साइडों में T है और बीच में H है, यानी एक का अंतर होना चाहिए, बीच में कोई और मान होना चाहिए, एक साथ मिलने नहीं चाहिए दो, कहने का तात्पर्य यही है। अगर बीच में H है तो दोनों साइडों में T होंगे, बीच में T है तो दोनों साइडों में H होंगे। ऐसी स्थिति केवल ये वाली आ रही है बस यहाँ पर, तो 2 ही ऐसी स्थितियां हैं जहां पर ऐसा हो रहा है। तो अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, 2/8 बराबर 1/4। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, पासे के अंकों का योग 10 या 10 से अधिक आने की प्रायिकता बतानी है। तो एक पासे को जब 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे, एक पासे पे 6 परिणाम होते हैं, दूसरे पासे पर भी 6 परिणाम होते हैं, दोनों बार उछालेंगे तो दोनों का गुणा कर देंगे, 6 × 6 36, 36 परिणाम बनते हैं। अब इनके अंकों का योग 10 या 10 से अधिक होने के अनुकूल परिणाम यहाँ मैंने 6 लिखे हैं, कौन कौन से हैं। देखो 10 वाले ये है परिणाम, 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10। ठीक है,
और उसके अलावा 10 से अधिक भी होना चाहिए। तो 11 वाले परिणाम भी काउंट करने हैं, 12 वाले भी करने हैं। 11, 12 और 10 तीनों का जब जोड़ करोगे तो 6 अनुकूल परिणाम मिल गए। तो अभिष्ट प्रायिकता हो गई 6/36 यानी 1/6। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 किसी भी बार में नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है अक्सर इस तरह का प्रश्न। पासे को जब 2 बार उछालेंगे तो परिणाम तो 36 होंगे। अब 2 किसी भी बार में नहीं आने के अनुकूल परिणाम, वो परिणाम जिनमें 2 नहीं है। 2 इस वाली लाइन में है, इस वाली लाइन में 2 है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। तो बाकियों को आप या तो काउंट कर लीजिए या याद रखो कि ऐसे और ये ऐसे टोटल 11 परिणाम बनते हैं। ये एक परिणाम 2 बार काउंट हो रहा है, अगर मैं ऐसे गिनूंगा तो भी ये काउंट हो रहा है, ऐसे गिनूंगा तो भी काउंट हो रहा है। तो 12 हो जाएंगे वैसे तो टोटल, ये 6 इस तरफ 6 इस तरफ, लेकिन क्योंकि इसको 2 बार काउंट कर लिया तो एक बार वाला हटा देते हैं तो 11 बच जाते हैं। यानी अगर प्रश्न ऐसे आ जाता है कि 2 कम से कम एक बार आएगा तब तो ये 11 परिणाम है, और आएगा ही नहीं तो ये 11 छोड़ दीजिए। 36 में से 11 कम कर दीजिए, 25 ऐसे परिणाम हैं जिनमें 2 नहीं आया हुआ। बाकी सारे जो आपको ये दिख रहे हैं इन सभी में 2 नहीं है, तो 2 नहीं वाले बताने हैं, तो 25/36 इसका उत्तर होगा। इसके बाद चलिए आगे है प्रश्न नंबर 5वां। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और परिणामों को लिख लिया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि अंकों का योग 5 या 5 से कम होगा। पासे को 2 बार फेंकने पे 36 परिणाम हैं, उनको हमने अंकों को लिख भी लिया। अब अंकों का योग 5 या 5 से कम होना चाहिए। 5 वाले भी काउंट कर लीजिए, 4 वाले भी काउंट कर लीजिए, 3 वाले और 2 वाले। तो इस तरह इससे प्रायिकता आ जाएगी, टोटल परिणाम 10 हुए, 10/36 यानी 5/18 है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 6। 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता बतानी है। अच्छा प्रश्न है ये भी। टोटल पत्ते 52 हैं, हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, तो 13/52 उत्तर आ जाएगा। 13/52 13 के पाड़े से कटेगा, 1/4। फिर है आगे सवाल नंबर 7। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक बाहर निकाला जाता है, इसकी इस पत्ते के एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता बतानी है। तो फेस कार्ड होने के लिए टोटल परिणाम 12 होते हैं, कुल परिणाम 52 है। 52 और 12 में से 12/52 इसका उत्तर आएगा, 3/13 सोल्व करने पे हो जाएगा। देखो 12 और 52 2 के पाड़े से कटेंगे, 6/26, 6 और 26 दोनों कट जाएंगे 2 के पहाड़े से, 3/13। नेक्स्ट इसके बाद 8वां सवाल। एक बक्से में 17 डिस्क हैं जिन पर 1 से 17 तक अंक लिखे गए हैं। इस बक्से में से एक डिस्क बिना देखे यादृच्छिक बाहर निकाली जाती है, डिस्क पर एक अभाज्य संख्या लिखी होने की प्रायिकता बतानी है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। डिस्क पर अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो कुल डिस्क है 17 है, कुल परिणाम भी तो 17 होंगे, एक अभाज्य संख्या। इन 17 तक की संख्याओं पर 1 से लेकर 17 तक की संख्याएं नोट की हुई है। अब उनमें से वो डिस्क जो कि अभाज्य है, 2 भी अभाज्य होता है, 3 भी अभाज्य होता है, इसके बाद 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं। तो इतने परिणाम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 परिणाम ऐसे हैं, तो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 7/17। ओके। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। एक बक्से में 5 लाल, 3 हरी और 6 पीली गेंदें हैं, इनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टोटल अलग अलग कलर की गेंदें हैं, गेंदों को नोट कर लो, उनका जोड़ कर लो, वो हमारे कुल परिणाम बन जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम है, तो लाल गेंदें 5 ही है, तो अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम कितने हैं 14, 5/14 इसका उत्तर आएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/7 है, घटना के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित न होने की प्रायिकता दोनों एक दूसरे की पूरक होती है। PA + PA नहीं बराबर 1 होता है, तो हमें PA का मान दिया हुआ है, PA नहीं दिया हुआ, 1/7 इधर पक्षांतरित होगा, 1 - 1/7, तो ये हो जाएगा PA नहीं बराबर, सोल्व करेंगे तो 6/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 11वां सवाल। किसी थैले में 2 लाल, 5 काली व 10 नीली गेंदें हैं, यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के लाल न होने की प्रायिकता
ज्ञात कीजिए। तो लाल गेंदें, काली गेंदें और नीली गेंदें अलग अलग लिख ली, जोड़ कर लिया, टोटल परिणाम भी बना लिया। अब हमें निकालना है कि गेंद लाल न होने के की प्रायिकता निकालनी है। तो उसके अनुकूल परिणाम लिखिए। लाल गेंदें सिर्फ 2 है, बाकी कोई भी लाल नहीं है, तो 2 को छोड़ दीजिए लाल को, बाकी कितनी है 15। तो 15 बटा टोटल कितनी है संख्याएं यहाँ पर 17, 15/17 इसका उत्तर आ जाएगा। 15/17 कुल परिणाम बटा में 17 आ जाएगा। आगे है सवाल नंबर 12 में पूछा गया है संयोग के एक खेल में आनंद के जीतने की प्रायिकता 0.38 है। आनंद के इस खेल में हार जाने की प्रायिकता बतानी है। जीतने की प्रायिकता तो पता है, हारने की क्या प्रायिकता है, तो इसमें फार्मूले में मान रखेंगे हारना और जीतना एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं, तो पूरक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो ये बन जाएगा 0.38 प्लस PA नहीं, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो एक में से जब माइनस करेंगे 0.38 को तो ये आंसर आ जाएगा 0.62। अगर आपको ये माइनस नहीं करना है तो देखो एक को हम लिखेंगे 1.00 और 0.38 लिखेंगे वाली संख्या को। 0 में से 8 घटते नहीं, हासिल लेने के बाद यहाँ 10 बनेंगे, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ रह गया 9, 9 में से 3 घटा दिए 6, यहाँ रह गया 0, 0 में से 0 घटा दिया 0, 0.62। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। एक बल्लेबाज अपने द्वारा खेली गई 30 गेंदों में से 6 गेंदों पर तो चौका मारता है, उसके द्वारा चौका न मारने की प्रायिकता बतानी है। कुल खेली गई गेंदें 30 है, कुल परिणाम भी 30 होंगे। अब गेंदें जिन पर चौका मारा जाता है 6, गेंदें जिन पर चौका नहीं मारा जाता है तो उसका उत्तर आएगा 30 - 6 = 24। फिर नेक्स्ट है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम टोटल कितने हुए 24 हो गए। अभिष्ट प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 24/30। 24/30 हमने इसमें मान रखना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 7 न होने की प्रायिकता बतानी है। दो पासे एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम 36 है, पासों पर अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। 7 वाले कितने परिणाम है 1 2 3 4 5 6, इन 6 को छोड़ दो जिनका योग 7 आ रहा है, बाकी सारे कितने बच गए 30। 30 ऐसे परिणाम है जिनमें अंकों का योग 7 नहीं है, तो 30/36 यानी 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से अच्छी तरह फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है, निकाले गए पत्ते के पान का गुलाम होने की प्रायिकता बतानी है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। पान का गुलाम पूरी ताश में एक ही पत्ता होता है, कुल परिणाम 52 है, तो 1/52 इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पत्ते के काले रंग का फेस कार्ड होने की प्रायिकता बतानी है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टोटल परिणाम तो है 52, काले रंग के फेस कार्ड के अनुकूल परिणाम टोटल पूरी ताश में 12 पत्ते होते हैं फेस कार्ड वाले, उनमें से काले रंग के 6 पत्ते और लाल रंग के भी 6 पत्ते फेस कार्ड के होते हैं। तो 6/52 उत्तर आएगा, कटने के बाद 3/26 रह जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी खिलाड़ी के मैच जीतने की प्रायिकता 3/5 है, उसके मैच में हार जाने की प्रायिकता बतानी है। तो मैच जीतने की प्रायिकता यानी PA 3/5 और मैच हारने की प्रायिकता PA⁻, ये हमने ज्ञात करनी है। 3/5 को पक्षांतरण में लेकर आएंगे, लघुत्तम लेंगे, इसका 5 आएगा, 5 एकम 5, 5 - 3, 2/5 इसका उत्तर आएगा। ओके। नेक्स्ट है इसके बाद 18वां सवाल। एक पासे को 2 बार फेंकने पर सभी परिणाम असमान आने की प्रायिकता होगी। पासे को 2 बार फेंका, असमान परिणाम, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम 36 हैं, सभी परिणाम असमान आने के अनुकूल परिणाम असमान होने चाहिए परिणाम, तो ये असमान, ये सारे समान हैं, इनको छोड़ दो। ये टोटल 6 परिणाम है ऐसे जो एक जैसे हैं, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,4, इनको छोड़कर बाकी कहीं पर भी एक जैसे मान नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी परिणाम असमान होने के लिए टोटल हो जाएंगे 36 में से 6 कम कर दो 30। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम प्रायिकता का फॉर्मूला लगाया 30/36 यानी 5/6 इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और परिणामों को लिख लिया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि प्राप्त अंकों का योग 5 नहीं होगा।
प्रायिकता बताने की अंकों का योग 5 नहीं होना चाहिए। 5 वाले कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ही ऐसे परिणाम है जिसमें 5 है, ये नहीं होने चाहिए। इनको छोड़कर बाकी सारे गिन लो, तो ये बन जाएंगे 32 परिणाम। 36 में से 4 कम कर दो, 32, 32/36 इसका उत्तर आएगा, 8/9 उत्तर हो जाएगा फाइनल। नेक्स्ट इसके बाद 20वां प्रश्न है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते के हुक्म का पत्ता न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसमें आप देखो, कुल पत्ते 52 हैं, हुक्म का पत्ता नहीं होना चाहिए, तो हुक्म के 13 पत्ते होते हैं। 52 में से 13 पत्ते कम कर दो, 39। अब 39 पत्ते हमारा अनुकूल परिणाम है। अनुकूल परिणाम 39 है, तो कुल परिणाम 52 है, 39/52 सोल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस के और बहुविकल्पिक प्रश्नों के रिक्त स्थानों के अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो प्रश्न थे उनको कंप्लीट किया है। 3 नंबर प्रश्न में हमारे पास क्या क्या प्रश्न हैं, अति लघुतरात्मक टाइप के जो प्रश्न हैं उनको हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आई होप आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।